हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरा फर्स्ट वाला वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था, अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज उसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने मेरे फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था कि मैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ाऊंगी आपको। तो न्यू कोर्स का जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, 12th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का, वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आर यू रेडी एवरीवन? ओके, तो आज हम लोग देखते हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर पे हम लोग आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा सॉलिड, लेकिन सॉलिड को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। अगर आप स्टेट्स ऑफ मैटर को देखते हो तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। ठीक है ना, 3 मेजर स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। अब चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है, मतलब मैं इसमें सॉलिड की स्टडी करूंगा। ये चीज तो ऐसे ही क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सॉलिड कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो भी ये है इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल। कहीं कहीं पे इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग आयंस भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको हम लोग एटम्स भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे इसको हम लोग पार्टिकल्स भी बोलते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कैसा है ना, जब हम लोग पूरे चैप्टर की स्टडी करेंगे तो पूरे चैप्टर में अलग अलग वर्ड्स आएंगे। कहीं पे आपको मॉलिक्यूल्स पूछा जाएगा, कहीं पे आयंस, कहीं पे एटम्स, कहीं पे पार्टिकल्स। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जो ये एक ही वाला होता है इसके लिए अलग अलग नाम दिए गए। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब क्या होता है ना, हम लोग सॉलिड को ही क्यों स्टडी कर रहे हैं? लिक्विड भी है स्टडी के लिए, गैसेस भी है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो दो है मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स या दो आयंस या दो एटम्स या दो पार्टिकल, ठीक है, इनके बीच में कुछ फोर्स होता है। इनके बीच में कुछ फोर्स होता है जिसको कहा जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर होता है, बहुत ज्यादा होता है किसी भी दो मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स या पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, इन सॉलिड। इसीलिए सॉलिड की जो भी स्टडी होती है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है और इसीलिए हम लोग यहाँ इस चैप्टर में सॉलिड की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा इंट्रोडक्शन खत्म। हालांकि इस इंट्रोडक्शन से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार अगर इंट्रोडक्शन हो जाए तो चैप्टर को पढ़ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब आते हैं हमारे मेजर वाले चैप्टर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सॉलिड स्टेट को अगर मुझे स्टडी करना है तो सबसे पहले जो सबसे पहली चीज आती है वो आता है डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तो उसे देख लेते हैं हम लोग। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। देखो, अगर आप बुक में देखते हो ना तो बुक में आपको साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टीज दी गई है, ये भी प्रॉपर्टीज दी गई है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें पॉइंट्स याद भी रहने चाहिए ना। और अगर मैं प्रॉपर्टीज को इसी तरीके से पढ़ते रहूंगी ना तो फिर मुझे पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे। लेकिन अगर मैं कंपैरेटिव स्टडी के फॉर्म में इनका स्टडी करती हूँ तो चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा इजियर बन जाती है। ठीक है ना, और कंपैरेटिव स्टडी के इससे हम लोग को पॉइंट्स याद भी रहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और जितने भी चैप्टर्स रहेंगे वहां जहाँ पे भी हमें जैसे पोस्टुलेट्स लिखने हैं या प्रॉपर्टीज लिखनी है तो हम लोग उसको हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी इसको। तो जो भी हमारे सॉलिड होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, अब देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ तो जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये हमें शो करते हैं रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल।
अब जैसे कि मैंने बताया, इन पार्टिकल्स को मैं यहाँ मॉलिक्यूल्स भी कह सकती हूँ, आयंस भी कह सकती हूँ, एटम्स भी कह सकती हूँ, ठीक है ना। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर मैं देखती हूँ ना क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो ये मेरे कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक रेगुलर पैटर्न मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब एक रेगुलरिटी दिख रही है। इसलिए मैंने यहाँ कहा गया है दे शो रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। लेकिन अगर मैं वही देखती हूँ ना एमोर्फस सॉलिड में, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये कहता है कि देर इज रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। देर इज रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अब इसको देखते हैं कैसे क्या। अगर मैं यहाँ देखती हूँ ना, तो कुछ समय के लिए पार्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ पार्टिकल्स हो सकता है कुछ इस तरीके से हो, कुछ पार्टिकल्स हो सकता है कुछ इस तरीके से हो। जस्ट मैंने ड्रॉ किया है, मतलब समझाने के हिसाब से। अगर आप देखते हो तो पार्टिकल्स कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे, मतलब एक रेगुलरिटी मुझे यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए मैंने कहा है कि देर इज रैंडम अरेंजमेंट, मतलब पार्टिकल कैसे भी अरेंज है, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट को। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो भी मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, वो मुझे लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट दिखाता है या फिर लॉन्ग रेंज ऑर्डर दिखाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। लेकिन जो भी मेरा एमोर्फस सॉलिड होते हैं, वो मुझे शो करते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कैसे उसे देख लेते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हो तो लंबे डिस्टेंस तक के, लॉन्ग डिस्टेंस तक के पार्टिकल बिल्कुल एक जैसे है ना, इसलिए यह कहा गया है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन अगर मैं वही एमोर्फस सॉलिड में आ जाऊँ, तो मैंने यहाँ ये देखा कि कुछ शॉर्ट डिस्टेंस तक के पार्टिकल ऐसे हैं, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस तक के ऐसे हैं, और कुछ शॉर्ट डिस्टेंस तक के ऐसे। मतलब पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है ना, वो एक जैसा है लेकिन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक के। इसलिए वहां कहा गया दे शो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये हुआ सेकेंड पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो भी मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वो मुझे शो करते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और जो भी मेरे एमोर्फस सॉलिड होते हैं, वो मुझे शो करते हैं ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट। दे डू नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सारा का सारा सॉलिड जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में, वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सारा का सारा जो भी सॉलिड होता है वो मेल्ट हो जाता है। इसलिए वहां कहा गया दे शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही एमोर्फस सॉलिड में देखती हूँ, तो पार्टिकल्स भी यार उनका अरेंजमेंट ही अगर ऐसा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वहाँ शार्प मेल्टिंग पॉइंट मुझे मिलेगा। तो यहाँ मुझे शार्प में देखने को मिलता है, यहाँ मुझे रेंज में देखने को मिलता है मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कुछ पहले होगा, कुछ बाद में होगा, कुछ उसके बाद में होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सारा का सारा सॉलिड मेल्ट नहीं होगा। इसलिए वहां कहा गया है दे डू नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट को, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे पार्ट का, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो भी मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वो मुझे शो करते हैं एन आइसोट्रॉपी, ठीक है। लेकिन जो भी मेरे एमोर्फस सॉलिड होते हैं, वो मुझे शो करते हैं आइसोट्रॉपी, ठीक है। तो अब ये एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी क्या है ना, इसको एक बार देख लेते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको ये पोस्टुलेट्स के फॉर्म में या फिर मतलब प्रॉपर्टीज के फॉर्म में पूछा जाए, या हो सकता है आपको डिफरेंस के फॉर्म में पूछा जाए, हो सकता है कि ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी आपको पूछा जा सकता है, एक मार्क के डेफिनेशन या 2 मार्क के डेफिनेशन के फॉर्म में। तो हमें ये भी पता होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। और अब आपको क्या करना है ना, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जैसे कि इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको एक लिंक दे दूंगी, मतलब इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे। तो आप उससे इसका जो भी पीडीएफ रहेगा इतने पार्ट का, वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वो मेरे बनाए हुए नोट्स है, तो वो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ध्यान देके समझो, ठीक है ना। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से।
चलो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली एनआइसोट्रॉपी क्या है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि कैसा है ना, ये तो समझ गया, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर समझ जाती है तो आप अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हो। ठीक, तो देखते हैं एनआइसोट्रॉपी क्या है। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना, वो हमें एनआइसोट्रॉपी दिखाते हैं, जैसे कि अपने प्रॉपर्टीज में देखा। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली एनआइसोट्रॉपी क्या है। देखो, सपोज अगर मैंने इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज को देखा, तो प्रॉपर्टीज का मुझे एक वैल्यू मिलेगा। सपोज मुझे मिलता है एक्स वैल्यू, मान के चलते हैं। अगर मैंने उन्हीं प्रॉपर्टीज को इस डायरेक्शन में देखा, तो मुझे मिलता है वाई वैल्यू, मतलब एक दूसरा वैल्यू मुझे मिलता है। जो वैल्यू मुझे इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज का देखने को मिला था, वो वैल्यू मुझे यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब वो वैल्यू चेंज हो रहा है। फिर से अगर मैंने दूसरे डायरेक्शन में देखा, तो वैल्यू फिर से चेंज हो रहा है। मतलब वो जो प्रॉपर्टीज है, उनका जो भी वैल्यू है, डायरेक्शन के साथ साथ जो है वो चेंज होते जा रहा है, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एनआइसोट्रॉपी। ठीक है। अब एनआइसोट्रॉपी को हम लोगों ने स्टडी कर लिया, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्रॉपर्टीज है कौन सी। हमें वो भी तो पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन प्रॉपर्टीज एक्चुअली कौन सी वो भी पता होना चाहिए, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो, प्रॉपर्टीज वैसे तो ऐसी बहुत सारी है, लेकिन जो मेजर प्रॉपर्टीज है, जो अगर पूछा जाता है तो वो आपको डिस्क्राइब करना है, वो प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो पहली वैसी प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज होती जाती है। ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि होती है थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो, अगर आपको ये पॉइंट्स पूछे जाए, या डिफरेंस पूछा जाए, या एनिसोट्रॉपी पूछी जाए, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है इनको मेंशन करना मत भूलिए। ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो इनको मेंशन करना ही है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एनिसोट्रॉपी तो हो गया। अब देखते हैं कि एक्चुअली आइसोट्रॉपी क्या है। ठीक है ना। तो देखते हैं आइसोट्रॉपी को। देखो, इसको याद रखने का तरीका एक ये है, यहाँ पे दिया गया है आइसो, और यहाँ दिया गया है ट्रॉपी। देखो, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और ट्रॉपी का मतलब हम लोग मानते हैं कि प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। अब मैं देखती हूँ इसको, मैंने फिर से यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है सॉलिड का। ध्यान से देखना, अगर मैं सपोज इस डायरेक्शन में देखती हूँ, तो मुझे ये जो प्रॉपर्टीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इनका वैल्यू सपोज मान के चलते हैं मुझे एक्स मिल रहा है। फिर मैंने इस डायरेक्शन में देखा, तो भी मुझे एक्स ही मिल रहा है। इस डायरेक्शन में देखा, तो भी मुझे एक्स ही मिल रहा है। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है, ये डायरेक्शन के साथ साथ चेंज नहीं हो रही, इनका मैग्नीट्यूड, इनका वैल्यू भी चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया है, आइसोट्रॉपी। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये मुझे एमोर्फस सॉलिड में देखने को मिलती है। ठीक है। अब ये चार मेजर पॉइंट्स तो कवर हो गए, लेकिन पांचवा पॉइंट जो है वो एग्जाम्पल है। वो आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट जो होता है वो हमारे जनरल लाइफ से जुड़ा होता है। अगर आपको पूछा जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आप बोल सकते हो ना नमक। नमक में क्रिस्टल दिखते हैं ना हमें छोटे छोटे, मतलब ये NaCl। ठीक है। ये एग्जाम्पल तो वैसे भी याद रहेगा। और एक और चीज, हमारी शक्कर, जिसको हम लोग कहते हैं शुगर, तो शुगर के क्रिस्टल होते हैं, तो वो भी हमें याद रहेगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं कॉर्स का। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो देखो, एमोर्फस सॉलिड में आता है ग्लास। ठीक है। साथ ही साथ जिसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो कि होता है प्लास्टिक, और होता है वुड। ये होते हैं एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज खत्म होती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि छोटा सा टॉपिक है, उसे एक बार देख लेते हैं क्या है। ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे क्रिस्टल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। लेकिन क्या ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, सही का है या अलग अलग है, तो उसके हिसाब से फिर से क्लासिफाई किया गया है। मतलब मैं ये कहूँगी कि ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, दो प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, क्रिस्टल जो है वो एक तरीके है, मतलब सेम है, या फिर डिसिमिलैरिटी,
मतलब अलग अलग है ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसको मैंने फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। तो एक होता है हमारा आइसोमॉर्फस और एक होता है हमारा पॉलीमॉर्फस, ठीक। अब देखते हैं आइसोमॉर्फस को। देखो सपोज मैंने लिया है कोई ए सब्सटेंस और साथ ही साथ लिया है बी सब्सटेंस और साथ ही साथ लिया है सी सब्सटेंस। अगर ये तीनों सब्सटेंस को, जैसे कि इसके पहले जो देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे क्या दिया है आइसो, तो आइसो का मतलब क्या होता है सेम, और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब मॉर्फस, ठीक है। तो आइसो मतलब सेम, मॉर्फस मतलब स्ट्रक्चर, मतलब ये जो तीन सब्सटेंस है जो कि अलग अलग है, इनका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोमॉर्फस। Different substances having same crystal structure, this property is called as isomorphy, isomorphous, okay। अब हम लोग देखते हैं पॉलीमॉर्फस को, ठीक है। सपोज मैंने लिया है एक क्रिस्टल, ठीक है। अब एक सब्सटेंस, ठीक है, ये जो है ये सब्सटेंस है। अब ये क्या होगा ना, अलग अलग फॉर्म में क्रिस्टलाइज होगा। हो सकता है कि ये ए फॉर्म में हुआ हो छोटे वाले, या फिर हो सकता है छोटे बी वाले फॉर्म में क्रिस्टलाइज हुआ, मतलब ये अलग अलग फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फस। Each substance, single substance existing crystallize in different crystal forms, तो उसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फस, ठीक है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कहती है कि आइसोमॉर्फस में क्या होता है, सेम एटॉमिक रेशो होता है, मतलब हैव सेम एटॉमिक रेशो, उनका एटॉमिक रेशो सेम आ जाता है ना, इसीलिए वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम दिखाते हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है। सपोज अगर मैं एग्जांपल ले लूँ ना, यहाँ पे ले लो CaCO3 कैल्शियम कार्बन है और साथ ही साथ मैंने लिया है सोडियम नाइट्रेट। अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो देखो यहाँ पे एक कैल्शियम, मतलब रेशो आया एक, कार्बन में कितना है एक, मतलब ये भी आया एक, और ऑक्सीजन कितना है 3। तो रेशो क्या है, एटॉमिक रेशो 1:1:3। वही अगर मैं NaOH में देख लूँ तो सोडियम का आएगा एक, ये जो नाइट्रोजन है इसका भी एक है, और ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो यहाँ पे और यहाँ पे रेशो क्या है सेम, इसलिए यहाँ कहा गया दे हैव सेम एटॉमिक रेशो, जिसके वजह से इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी क्या होता है सेम। और अगर पूछा जाए आइसोमॉर्फस के एग्जांपल, तो यही एग्जांपल भी रहेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस में ये कहा गया है कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, उसका रीजन ये है कि दे फॉर्म अंडर डिफरेंट केमिकल कंडीशंस, मतलब अलग अलग कंडीशंस में ही फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से ये अलग अलग क्रिस्टलाइज होते हैं, ठीक है। दे फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशंस में फॉर्म होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, अब तो कर लिया बात, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो पॉलीमॉर्फस है ना, उसी का एक और नाम है एलोट्रॉपी, ठीक है। अगर एग्जाम में पॉलीमॉर्फस नहीं पूछा गया हो तो एलोट्रॉपी पूछा जाएगा, या एलोट्रॉपी नहीं पूछा गया हो तो पॉलीमॉर्फस पूछा जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों टर्मिनोलॉजीज क्या है सेम। अब मैं देखती हूँ कार्बन को, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स हम सबको पता है ना, 3 होते हैं। एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, और एक क्या होता है फुलेरिन, ठीक है। तो ये तीनों इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म हुए। साथ ही साथ मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि कार्बन के जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है वो भी 3 है, कार्बन के जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो भी 3 है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फस की जो प्रॉपर्टीज है वही एलोट्रॉपिक की भी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या है सेम, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन मुझे एक और चीज़ कहनी है कि ये नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के फॉर्म में PDF में आपको दे दिए हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसे लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।